हमारे साथ मौजूद है अहमद हसन अल-अरबी, माहिर आलमी उमूर, डॉक्टर जमील अहमद खान साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले रुख करेंगे अहमद हसन अल-अरबी, माहिर आलमी उमूर का। बताइएगा सर, बांग्लादेशी अदालत ने जो आज फ़ैसला किया है, उनकी जानिब से कहा गया है कि शेख हसीना वाजिद जो हैं वो इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के मुजरिम करार पाई हैं और उनको सज़ाए मौत का हुक्म जारी किया है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं, भारत शेख हसीना वाजिद को हवाले करेगा बांग्लादेश के? क्योंकि एक पॉलिसी तो मौजूद है, एक मैकेनिज़्म तो मौजूद है कि दोनों ममालिक मुजरिम अफराद को एक दूसरे के हवाले कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस पर अपनी राय दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। देखें, बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर भारत की जो हमेशा से इंटरफेरेंस रही है, दैट इज़ अ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। और इंसानी तारीख की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम जिसका नाम मुक्ति बानी था, जिसके 1 मिलियन प्लस फाइटर्स और दहशतगर्द थे, वो भारत ने क्रिएट की थी। और इस पर बारहा भारत के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, उनकी आर्मी ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, टू द एक्सटेंट कि नरेंद्र मोदी अपने मुंह से कह चुका है कि रॉ के जो लोग थे वो मुक्ति बानी के दहशतगर्दों के साथ लड़ रहे थे। तो भारत करता क्या है, भारत हमेशा से, भारत का ये पैटर्न है कि कोई भी दहशतगर्द तंजीम अगर उसने किसी मुल्क में, जैसे तमिल टाइगर्स को श्रीलंका में रखा, तो उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल पार्टी को उसके थ्रू उसका पॉलिटिकल कवर लाजमी क्रिएट किया। उसी तरह मुक्ति बानी जो दहशतगर्द तंजीम थी, उसका पॉलिटिकल कवर अवामी लीग था और ये जनरेशन ओवर जनरेशन कंटिन्यूड रहा। शेख मुजीबुर रहमान के बाद जो मुक्ति बानी, आप देखा कि जिस तरीके से मुक्ति बानी के जो दहशतगर्द थे और उनकी फिर औलादों को जिस तरीके से प्रिविलेजेस दिए जा रहे थे, इस सारी को जो मेक श्योर कर रहा था वो हसीना वाजिद कर रही। हसीना वाजिद बिकेम अ वेसल, एक सैटेलाइट स्टेट बना दिया था इसने बांग्लादेश को, भारत की एक कॉलोनी बना दिया था। और उसके बाद आपने देखा कि जब अवाम, जो बांग्लादेश की पब्लिक थी, वो कई दिहाइयों की जो ऑपरेशन था शेख हसीना वाजिद का, और वो कंटिन्यूड ऑपरेशन जो अवामी लीग का जो हेड वो शेख मुजीबुर रहमान था, मुक्ति बानी के थ्रू जो उसने ऑपरेशन किया, फिर उसको कंटिन्यू किया शेख हसीना वाजिद ने, उसके खिलाफ जब वो सड़कों के ऊपर निकले और उन्होंने ओवरथ्रो किया, तो हसीना वाजिद वेंट टू इंडिया। यहाँ पे बाकायदा तौर पे इनकी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी या इस तरह के जो क्लॉजेस हैं वो मौजूद हैं इन दोनों मुल्कों के दरमियान बायलैटरल। लेकिन जो इंडियंस हैं, अभी भी उनके मीडिया को या उनके पॉलिसी सर्कल्स को आप ऑब्जर्व करें तो वो कोई ना कोई लूप होल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने एसेट को सेव किया जा सके, क्योंकि अगर हसीना वाजिद को वो वापस करते हैं तो फिर जाहिर है इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स होंगी। उनका जो बाद में वो जो बांग्लादेश में दहशतगर्दी करवाना चाह रहे हैं, अनरेस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो नहीं करवा सकेंगे। ये एक लंबी लीगल बैटल चलेगी। भारत की कोशिश यही होगी कि वो वापस ना करें। ठीक, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपसे भी मेरा कुछ इसी किस्म का सवाल है। क्या लगता है आपको कि भारत शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करेगा? क्योंकि अमेरिका ने भारत के मुतालबे पर मुंबई हमलों के मुलजिम कैनेडियन शहरी को भारत के हवाले किया था। क्या भारत सजाए मौत के मुजरिम को अपने पास रखेगा, करेगा बांग्लादेश के हवाले? आपकी क्या राय? जी, नहीं लगता है कि बांग्लादेश के हवाले भारत इसको करेगा। इसकी वजूहत बड़ी सादा सी हैं कि इतने अरसे दराज की जो इन्वेस्टमेंट है भारत की हसीना वाजिद में, और वो उनका सबसे बड़ा एसेट हसीना वाजिद ही है इस वक्त जिंदा लोगों में, तो उनको कोई ना कोई हीले बहाने, और वो हीले बहाने क्या हो सकते हैं? 3 स्टेजेस होते हैं एक्स्ट्राडिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पहला तो ये होता है कि जिस मुल्क का मुलजिम सजा याफ्ता, उसको उसकी एक्स्ट्राडिशन कराने की अगर ख्वाहिश जाहिर की जाती है, तो मुल्क यानी इस सूरत में बांग्लादेश इंडिया से कहेगा, रिक्वेस्ट करेगा इन राइटिंग कि आप जी ये हमारे हवाले करें फलानी ट्रीटी के तहत। और फिर अगर उसको जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और प्रोसेस को शुरू करना ट्रीटी की वजह से लाजिम है उन पे, वैसे भी अब हीले बहाने क्या हो सकते हैं, वो है जुडिशियल रिव्यू। हर मुल्क में जहाँ भी जो भी ट्रीटी है, हमारे कई मुल्कों के साथ ट्रीटीज हैं, लेकिन जब उसको रोल डाउन किया जाता है, जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू होता है। इंडिया यहाँ जो है पूरी दुनिया को दिखलाने के लिए जुडिशियल रिव्यू में अपना इन्फ्लुएंस कायम करके उसको या लटकाता रहेगा, या जुडिशियल रिव्यू में जिस तरह की हसीना वाजिद का बयान आया है, ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कैंगरो इसका कोर्ट का ये डिसीजन है और ये तो बिल्कुल बाइस डिसीजन है। तो इसी चीज को लेके इंडिया आगे चलेगा और इसी चीज में वो मेन मेख निकालना शुरू करेगा। हालांकि जितना मरबूत और मजबूत तरीके से मैंने प्रोसिक्यूशन की, और इंडिया शायद मुश्किल से ही हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करे। इस बात की अहमद हसन साहब आपकी तरफ जाएंगे, क्या लगता है आपको अब अवामी लीग की
जानिब से कहा जा रहा है कि हम एहतजाज करेंगे और इस किस्म के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद यूनिस साहब भी ये बात कर रहे हैं कि इस्तीफ़ा उनकी जानिब से भी आ सकता है आगे जाके। तो ये जो बांग्लादेश के अंदरूनी सियासी हालात हैं उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? एहतजाज होगा अवामी लीग की जानिब से, तो फिर क्या मंजरनामा बनेगा? फिर ज़ाहिर है इलेक्शन में भी हर्डल क्रिएट करेगी अवामी लीग। जी देखें, दुनिया की जो जियो पॉलिटिक्स इस वक्त चेंज हो रही है, ना सिर्फ जियो पॉलिटिक्स बल्कि जियो इकोनॉमिक्स भी चेंज हो रही है। जियो इकोनॉमी में आपने देखा जैसे पहले पेट्रोल डोमिनेंट था, अब कुछ और जो चीज़ें हैं वो इस वक्त पेट्रोल की जगह लेना चाह रही हैं। और जो नई इस वक्त जियो इकोनॉमिक्स की बैकबोन है उसके जो रिजर्व्स हैं वो आपको जैसे पेट्रोल का आपने देखा कि व्हेन पेट्रोल वाज इन मिडल ईस्ट, तो मिडल ईस्ट वाज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। अब जो पेट्रोल को जो एलिमेंट्स या जो चीज़ें रिप्लेस कर रही हैं वो आपको ज़्यादातर ईस्ट के अंदर यानी साउथ एशिया में आपको नजर आएंगी। और बांग्लादेश उसी जो लार्जर ग्रैंड स्केल जियो पॉलिटिक्स है उसमें बांग्लादेश प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। इसी वजह से आपने देखा है कि बांग्लादेश में देयर इज अमेरिकन इंटरेस्ट, बांग्लादेश में इंडिया का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, देन बांग्लादेश के अंदर चाइना का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बांग्लादेश 3000+ किलोमीटर्स का बॉर्डर, पोरस बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, और वो 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। मणिपुर में आज आप देख रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं। नागालैंड में अभी पिछले दिनों बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द इंडियन यूनियन। और उसी सारे कॉन्टेक्स्ट में बांग्लादेश की जियोपॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बांग्लादेश के अंदर इंडिया अनरेस्ट चाहता है, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट इन इट। आपने देखा कि पिछले दिनों भी उन्होंने बांग्लादेश के अंदर अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन जो हसीना वाजिद या अवामी लीग की जहां तक बात है, जितनी सॉलिड और जितनी इंडिजिनस वो रेवोल्यूशन आई है बांग्लादेश में, इंडिजिनस तरीके से अवामी लीग का दोबारा सरफेस पे आना या प्रॉब्लम क्रिएट करना फॉर द करंट गवर्नमेंट और द करंट सेटअप इनसाइड बांग्लादेश इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। लेकिन जो इंडियन एंगल है या इंडियन इन्वॉल्वमेंट है या फॉरेन जो एलिमेंट्स हैं उनके थ्रू इन्फ्लुएंस करना अनरेस्ट बांग्लादेश के अंदर, दैट्स ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ भी आप क्या समझते हैं, अब ये जो बहुत बड़ा शिफ्ट देखा है हमने, डिप्लोमेटिक रीलॉन्च हुआ है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना के दरमियान सिफारती बातचीत जारी है, तो ये तकरीबन 15 साल बाद एक हमने शिफ्ट देखा है पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात में। इस बारे में बताइएगा, पाकिस्तान अब किस तरह से बांग्लादेश से फ़ायदा ले सकता है? क्योंकि हमने देखा है कि नेवी मशक़ें भी हो रही हैं और फिर कुछ साजो सामान का भी एक्सचेंज हो रहा है, फ़ौजी साजो सामान का, तो इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? पाकिस्तान अब क्या गेन कर सकता है आगे जाके? ये बड़ा कुदरती अमर है कि बानियाने पाकिस्तान की औलादों ने अभी इनकलाब लेके आए हैं हसीना वाजिद के खिलाफ, और जिस दिन इनकलाब लेके आए हैं उसके दूसरे दिन ही उनके प्रेस क्लब में पाकिस्तान के झंडे के साथ वहां तकारीरें हो रही थी। और उसके बाद से लेके अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो मजीद बतदरीज बढ़ते जा रहे हैं। जियोपॉलिटिकल तनाज़ुर में चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये तो अगर देखा जाए तो मैंने कई प्रोग्रामों में जिक्र किया है कि ये तो CPEC और BRI का तो खैर हिस्सा है ही है बांग्लादेश, लेकिन CPEC कॉरिडोर भी बन सकता है ये। तो उस तनाज़ुर में देखें तो बांग्लादेश में जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो इंडिया कैप्चर कर जाता था, लेकिन लेटली आपने देखा कि अभी दोबारा चाइना, जिस तरह मालदीव में से मालदीव की छोटी सी हुकूमत है, छोटा सा मुल्क है, जजीरा है, तो उसने वहाँ के 161 के करीब इंडियन फौजियों को कहा कि भाई आप निकल जाओ हमारे मुल्क से, उन्होंने निकाल दिया। और वहाँ चाइना अभी गालिब है मालदीव में। इसी तरह बांग्लादेश में चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, कॉरिडोर उधर से उन्होंने बनाया हुआ है, और BRI में वो एक बड़ी कलीदी अहमियत का हामिल हो गया है बांग्लादेश उस लिहाज से। तो ये एक नेचुरल सी हम आहंगी पाकिस्तान बांग्लादेश, जिसमें कि आपने मशकों का जिक्र किया, जिसमें वो फौजी अफसरान जिन्होंने बस एक साथ तरबियत हासिल की हुई है कई एतबार से, और जिनकी कदरें कई एतबार से मुश्तरक हैं, और उनकी तारीख पाकिस्तान बनाने के हवाले से अगर किया जाए तो वो एक साथ है। देखिए आज के इस कन्विक्शन के बाद जो हसीना वाजिद की कन्विक्शन हुई है, कितने लोग बाहर निकले, थोड़ी सी टीयर गैस चली है कोर्ट के सामने, और कोई तकरीबन 74 के करीब उनके मिड लेवल और हाई लेवल के लीडर्स अवामी लीग के अरेस्ट हुए हैं, और 195 के करीब वर्कर अरेस्ट हुए हैं। उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है।
वहाँ तो रूटीन वैसे ही चल रहा है, हालांकि हाई अलर्ट का सिलसिला है। तो इससे महसूस ये होता है कि आवाम की जो उनकी जानिब से तो अभी भी ये कहा जा रहा है कि हम अदालती फैसले के खिलाफ अपील जो है वो इस वक्त तक नहीं दायर करेंगे जब तक हमारी हुकूमत नहीं आ जाती बांग्लादेश में दोबारा। तो वो तो अभी तक बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वो तो कानून है ना, एक कानून 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपील दायर करनी है, और अपील भी दायर उस वक्त कर सकते हैं जब वो खुद फिजिकली आके सरेंडर करें। ये उनका कानून है, उसके मुताबिक या तो वो कानून चेंज करवाएं या फिर उसकी तमन्ना लेके बैठे रहें। वो तो जब वो आएंगे, हुकूमत जब आने की अगर उनका कोई इंडिया तो चाहेगा, इंडिया की तो पूरी कोशिश होगी। बैठी हुई हैं हसीना वाजिद साहिबा, तो उनके लिए क्या अपील हो सकती है? नहीं हो सकती है। उनके कानून को थोड़ा सा जो मैंने सरसरी तौर पर देखा है, उसके लिए जरूरी है कि वो आके सरेंडर करें, सरेंडर करके फिर अपील करें कोर्ट के सामने सरेंडर करके, क्योंकि अभी तो भगोड़ी है वो, क्योंकि अभी तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गई वो। जब कोर्ट की वर्डिक्ट के बाद वो उन्होंने तो अपीयरेंस कोई नहीं दी है, तो एब्सेंशिया उनको सजा मिली है। लिहाजा जब तक कि वो सरेंडर नहीं करें, तो ये बात बिल्कुल कानून के मुताबिक तो आती ही नहीं है कि वो जब आएंगी तो अपील करेंगी। अपील की तो 30 दिन का वो मुद्दत होती है, उसके बाद अपील खत्म हो जाती है। वो क्या राय है? जाहिर है वॉर क्राइम्स ट्रायल इन एब्सेंशिया, इससे जाहिर है सियासी पोलराइजेशन भी होगी। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आलमी तौर पे इसका क्या आप देखते हैं रद्द-ए-अमल? क्योंकि जाहिर है उन्हें सजाए मौत का हुक्म जारी किया गया बांग्लादेशी अदालत की जानिब से, अब तहरीकें चलती भी हैं, तो इसका क्या आगे मंजरनामा बनता वो आपको दिखाई दे रहा है? जी लेकिन जहाँ तक आपने पोलराइजेशन की बात की है, अगर आप फैक्चुअली देखें तो जो अभी रेवोल्यूशन आई थी जिसमें हसीना वाजिद को निकाला गया, दैट वाज द पॉपुलर सेंटिमेंट, और उसके जो रजाकार का नारा था, दैट वाज द पॉपुलर स्लोगन इन बांग्लादेश। उसके मुकाबले में जो प्रो हसीना वाजिद जो कंट्रोल था सोसाइटी का हसीना वाजिद के थ्रू, दैट वाज नॉट पॉपुलर कंट्रोल ऑफ बांग्लादेश, इट वाज नॉट अ पॉपुलर मूवमेंट। हसीना वाजिद को जो बैक कर रही थी वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, दैट वाज करप्शन, दैट वाज ब्राइबरी, वो धांधली थी इलेक्शंस में। बांग्लादेश की तारीख के रिग्ड तरीन इलेक्शन अभी रिसेंटली हुए हैं, र्यूटर से लेकर गार्जियन से लेकर इकोनॉमिस्ट तक हर जरीदे ने इसको कवर किया है। सो हसीना वाजिद के खिलाफ जो आप पोलराइजेशन की बात कर रही हैं, पोलराइजेशन कैन बी, उसको मीडिया में आप एक क्रिएट कर सकते हैं परसेप्शन ऑफ पोलराइजेशन, लेकिन आप ये कहें कि इतनी डॉन्टिंग पोलराइजेशन होगी कि वो करंट सेटअप जो बांग्लादेश का है उसको हिला सकती है या उसको कोई नुकसान पहुंचा सकती है, तो आई थिंक दैट वुड बी फार फेच्ड। लेकिन यस, हसीना वाजिद के जो थोड़े बहुत सपोर्टर थे, जैसे अभी एम्बेसडर साहब भी फरमा रहे थे कि तकरीबन 70-75 के करीब गिरफ्तारियां हुई और थोड़ी सी शेलिंग हुई है, और ये जो सज़ा दी गई है हसीना वाजिद को, इट क्लियरली शोज़ कि शेख मुजीबुर रहमान और उसकी नस्लें अपनी जो डेप्थ थी बांग्लादेश के अंदर जो उन्होंने क्रिएट की थी इंडिया की मदद से, ठीक है, अवामी लीग का असर रसूख जो है वो से ख़त्म होता नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया।